नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज की मुलाकात। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम के जरिए आपकी मुलाकात कराते हैं किसी खास शख्स से, और आज हमारे सामने जो शख्स है वो बहुत खास इस मामले में है क्योंकि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें स्टाम्प शुल्क देते हैं और तमाम की जो आपकी ज़मीन से लेकर के मुद्दे होते हैं, उसमें झगड़े होते हैं, उसको सुलझाने का भी काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। हमारे सामने है रवींद्र जायसवाल जी। नमस्कार जी। और जो कि पंजीयन के मंत्री हैं, रजिस्ट्री विभाग के मंत्री हैं, न्यायालय फीस के भी मंत्री हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बड़ा लंबा कैरियर, राजनीतिक कैरियर रहा आपका जी। 2002 में आपने चुनाव लड़ा, या हम उससे थोड़ा और पिछले की जाएं, बचपन से ही आपने आरएसएस ज्वाइन कर लिया, एबीवीपी में भी रहे। अगर आप कह सकते हैं कि हम लोग बाल समसेवक रहे, यानी छोटे उम्र में 12 बाल साल। समसेवक? हाँ, जो 12 ये शब्द पहली बार सुना। बाल समसेवक क्या होते हैं? एक तरुण होते हैं, बाल होते हैं, शिशु होते हैं। तो जो बाल समसेवक होते हैं वह 12 साल की उम्र में शाखा जाते हैं जी। तो 12 साल के 10 साल की उम्र शाखा जाने का हमको अवसर मिला। जो संस्कार मिला राष्ट्र के प्रति वह संघ से मिला। हम कह सकते हैं कि आरएसएस राष्ट्र की भावना, राष्ट्र की बीज डालती है स्वयंसेवकों में जी। और इसलिए हम जैसे हजारों करोड़ों लोगों को संघ ने संस्कार दिया और राष्ट्र के प्रति हमारी निष्ठा है ये संघ ने दिया। हम सब वहीं से संस्कारित हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आपकी अपनी नहीं, बल्कि आप बता रहे हैं कि आपकी 2 पीढ़ियां पहले आपके पिताजी और उनके पिताजी मेरे दादाजी श्री हीरालाल जायसवाल जी, पिताजी रमाशंकर जायसवाल जी, हम 3 भाई हैं, तीनों लोग स्वयंसेवक रहे। अब बच्चे भी आ गए हैं, तो यानी हम कह सकते हैं कि चौथा जनरेशन हमारे परिवार का संघ से जुटा है भाजपा से। बड़ी शानदार, बहुत ज़बरदस्त यात्रा है आपकी। और लेकिन हम आपकी अगर शिक्षा की बात करें तो मुझे ये देखकर अच्छा लगा और सुखद लगा कि बहुत कम लोग होते हैं कि इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आते हैं, राजनीति में आते हैं। आपने एमबीए किया, आपने एलएलबी किया, आपने एमकॉम किया, इतना सब पढ़ने के बाद राजनीति में कैसे? प्रदीप भाई, अगर राजनीति देश की विधायिका अगर अच्छी रहेगी तो तंत्र अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अगर सब लोग भाग जाएगा, आई हेट पॉलिटिक्स, सब इसमें गुंडा अपराधी हैं करके भाग जाएंगे। 40% अपराधी हैं। हाँ, तो हैं। तो जब भाग जाएंगे तो ये 40 वाले पहुंच जाएंगे 60%, 70%, 80%। शरीफ आदमी को आई लव कंट्री, आई लव पॉलिटिक्स करके आना ही चाहिए, वरना सब अगर पढ़ाई करेगा अपने अपने कैरियर के लिए तो देश कौन संभालेगा? लेकिन कैसे निकलेगा? मोदी जी ने आह्वान किया 1 करोड़ लोगों को नहीं राजनीति में लाएंगे, लेकिन इतना आसान है कि आज की राजनीति? देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा तो यंग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का लोगों ने चयन करके ले आए। कल्पना से परे थे लोगों की। हाँ, खुश उनको लेकर के आए। यानी कि भाजपा ने यंग जनरेशन को राजनीति में लाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ला दिया यंग। लेकिन अब तो जो चुनाव लड़ते हैं, चाहे विधायकी का चुनाव हो, सांसदी का चुनाव हो, यहाँ तक कि अगर मेयर का चुनाव हो या सभासद का चुनाव, तो जब तक करोड़ों रुपए नहीं होगा तो आप चुनाव कैसे नहीं? महंगा हो गया। कई ऐसे एग्जाम्पल होंगे आपको जी, जहाँ से हम लोग राजनीति करते हैं। आप यकीन मानिए कि हम लोग का जो चुनावी खर्च है वह 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख में, कोई मानेगा नहीं। न जनता हमसे अपेक्षा करती है कि हमें आप खिलाई पिलाइए। जो व्यक्ति कैसा है, अगर आपका समाज में आपकी सम्मान है तो जनता आपसे उम्मीद नहीं करती है, न कार्यकर्ता न बाकी लोग। हमारे यहाँ श्याम दुराज चौधरी थे, बनास में 7 बार के एमएलए थे, 7 बार के। हाँ, दादा 7 एमएलए थे। तो वो उनके चुनाव होते थे केवल 15 लाख 20 लाख में। लेकिन अगर ये देखा जाए, अगर हम आज के मंत्रिमंडल पर निगाह डालें तो मंत्रिमंडल में बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगा कि आप जैसे जो लोग वास्तव में भाजपा या आरएसएस से निकल करके आए हैं वो लोग हैं, वरना तो ये सच है कि राजनीति में कई होते हैं सीक्वेंस, कई होते हैं इक्वेंस जी, कई होती है मैथमेटिक्स। इन सब के बावजूद कई ऐसे हमारे एग्जाम्पल हैं जी। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, तो कहाँ उनके जाति गोट है? वो राष्ट्रवादी विचार के हैं। तो राष्ट्रवादी के लोग उनके लिए समर्पित हैं। आपने कार सेवा में भी भाग लिया। 92 का वो मंजर मुझे याद आता है कि जब वो बाबरी विध्वंस का मामला चल रहा था। एक उस समय हम सब
गली गली में घूमते थे, राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, जी सौगंध राम भी खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, आगे आगे नारा लगा हुआ है, पीछे पीछे पुलिस वाले दौड़ाते थे। हमें याद है कि अयोध्या में भी 2 बार कार सेवा के नाम पर जब पहुंचा गया 6 दिसंबर के पहले, जी तो गली गली में हम लोग दौड़ते थे, रामलीला हम आएंगे मंदिर ही बनाएंगे, और पुलिस वाले दौड़ाते थे, हम लोग भागते थे गली गली में। समय पलटा, कार सेवकों ने बढ़िया काम किया और भाजपा की सरकार बनाई। राम सेतु के लिए भी आपने काम किया, जिसके खिलाफ आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की ये गई। सच है कि सरकार कांग्रेस थी, साथ में उन्होंने कहा कि रामेश्वरम में जो श्रीलंका को जोड़ने वाली है, समुद्र के बीच में एक सेतु गया हुआ है। जी ऐसा मानना है कि प्रभु राम ने बनाया था सीता मैया को लाने के लिए। तो कांग्रेस ने कहा कि न राम है, राम भी काल्पनिक है, सेतु भी काल्पनिक है, इसको तोड़ दिया जाएगा ताकि जहाज का आवागमन आसान हो जाएगा। वह तोड़ने के लिए आदेश जारी कर दिए। पूरे देशव्यापी आंदोलन खड़ा हुआ। उस आंदोलन में मैं भी भाग लिया, भाग ही नहीं लिया, भाग लिया, बचक भाग लिया। तो बनारस के अंधेरा पुल में हम चक्का जाम किए थे। वह मुकदमा मेरे खिलाफ चल रहा है आज भी, और मुकदमा आज पेंडिंग है। अब सरकार, वह न्यायालय के पाठ है, हमारे पाठ है नहीं। न्यायालय जो भी करेगा स्वीकार है, लेकिन प्रभु राम भी है और राम सेतु भी है। आपके दिल में वो क्या चीज लगे कि नहीं राजनीति में आना चाहिए? प्रदीप जी, मेरे याद है कि बड़े भाई हमारे उस समय LLM करके PhD करके लौटे थे। जी पिताजी उनसे कह रहे थे कि ये जाओ राजनीति में। तो बड़े भाई कहे कि नहीं, राजनीति में नहीं जाएंगे, बड़े अच्छे लोग नहीं रहते हैं। तो पिताजी उनसे कहे कि राजनीति में अगर अच्छे नहीं जाएंगे तो खराब हावी रहेंगे, जाना चाहिए। तो भाई साहब ने कहा कि नहीं, हम राजनीति में नहीं जाएंगे। तो मेरे को लगा कि पिताजी की इच्छा है। मैं उस समय छात्र 10th का, तो मैंने लगा कि पिताजी की इच्छा है, तो मैं फिर अपने आप को जोड़ा AVP से। AVP से मैं जुट गया 11वीं से, और तब से उनके बीच में काम करना शुरू किया। और काम करते करते न कभी कल्पना किया था कि हम भी विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे। जी। ये हमारी कल्पना से परे था, न हमारा लक्ष्य हमारा नहीं था। बस राजनीति में हमें राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में हमारी भूमिका होनी चाहिए। एक 2002 में आपने पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। 2002 में मैं चुनाव लड़ा था, लेकिन जब मैं, मेरे से पहले जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनसे अधिक वोट पाए थे। जी यानी उस ज़माने में वो जितना वोट पाए थे उनसे दुगना वोट हम पा चुके थे, लेकिन हार हुई। जी हारने के बाद मेरे पिताजी ने 2 बात हमसे कहा था कि इतनी तुमको वोट मिली है, जो आपको वोट दिए हैं उनके दुख सुख खड़ा हो जी और घर घर जाओ। ये एक अच्छी बात। हाँ, सबको धन्यवाद दो। जो जिन्होंने आप आपको प्रदीप वोट मानिए, यकीन मानिए कि मैं चुनाव हारने के बाद एक छपवाया हैंडबिल, जी धन्यवाद आपने मुझको अपना अमूल्य मतदान किया, आपको धन्यवाद। ये देखिए मैं घर घर गया। क्या बात। 2012 में आपको सफलता हाथ लगी। सफलता मिली 2012 में। और तब से आप 3 बार के विधायक हैं। प्रभु की कृपा, जी प्रभु की कृपा कह सकते हैं, जनता का आशीर्वाद कह सकते हैं, तो मिला। लेकिन उस कारवां को लगातार हमारे क्षेत्र की जनता हमें आशीर्वाद देती आ रही है, और हम लोग को अच्छा सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तीसरी बार आप विधायक बने और तब आपको मंत्री पद से नवाजा गया। जी। वर्तमान में आप रजिस्ट्रेशन विभाग के और हाँ। न्यायालय और फीस के मंत्री हैं, तो स्वतंत्र प्रभार। लेकिन आपको लगता नहीं कि आपने जितनी मजदूरी की मेहनताना कम मिला? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ऐसा नहीं, हमसे बहुत से सीनियर लोग पड़े हैं जिनको मंत्रिमंडल जाने का अवसर भी नहीं मिला। ये ठीक बात। हमसे बहुत सीनियर लोग पड़े हैं जिनको विधायक का टिकट नहीं मिला। मजदूरी बहुत की, लेकिन मेहनताना कम मिला। हमने कहा कि जो पाया हूँ उसके लिए धन्यवाद है पार्टी को, भगवान दोनों को। 100 साल पूरे हो गए। 1925 में बनी थी RSS। उससे पहले हिंदू महासभा थी वो, काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन 100 साल पूरे हो गए और बहुत लार्ज स्केल पे इसको मनाया जा रहा है। आगे की क्या? भारत की संस्कृति पूरे देश में के बाहर निकल के पूरे विश्व में स्थापित हो जाए। संस्कृति हमारी क्या भारत की है? जियो और जीने दो। हम भी जिए, तुम भी जियो, हम भी जिए, सब जिए। अरे हम वह भारत के लोग हैं जो इंसान से इंसान, जीव जंतु की रक्षा करने की बात करते हैं, उन्हें भी जीने की बात करते हैं। हम वह भारतीय परंपरा के लोग हैं जो कहते हैं कि ना मछली मत खाओ, इसको भी चारा खिला दो, यह राहो हमारे घर का भाई। RSS के लिए कहा जाता था कि बहुत शुद्ध रूप से काम करती है।
मतलब बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्नता की बात नहीं करती है, लेकिन और वो बहुत कम संसाधनों में काम करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः जी। यही के लक्ष्य है, मूल मंत्र है। लेकिन इधर जो जब से सरकारें आई हैं, 70% भूभाग पर आपका कब्जा हुआ, भाजपा का कब्जा हुआ है, तब से स्वयंसेवक काफ़ी चीज़ों से लैस हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, हम अभी कह सकते हैं कि संपन्न परिवार भी अपने आप को राष्ट्र समाज सेवा के लिए प्रेरित हो चुका है। जी। पहले ऐसे कम लोग थे, समर्पित लोग थे, लेकिन अब यह संख्या अपने पास संपन्न लोग हैं, शिक्षित वर्ग है, वह भी राष्ट्र में अपने समर्पण दे रहा है। चलिए, अब तो चूंकि लंबे समय से जुड़े, एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, ब्रेक का समय हो रहा है। 100 साल की ये यात्रा और हो चुकी है, अब उसके आगे की यात्रा का क्या मजमून है, कैसे करेंगे? प्रदीप जी यह बताएंगे, संघ के जो हमारे पूजनीय लोग हैं, हम लोग भाजपा में काम कर रहे हैं, तो केवल यही है कि संघ ना होता जी, तो आज भारत के राष्ट्रता की जो बीज है वो इतनी निखरती नहीं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ में। वक्तों का छोटे से ब्रेक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो जो विभाग है आपके पास में जितने तमाम काम किए हैं उन विभागों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, महिलाओं के लिए क्या काम किया है, रजिस्ट्री के सरलीकरण को लेकर के काम किया है, जो सारे काम किए उसकी तफसील से जानकारी लेंगे। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, तमाम काम किए आपने। सबसे बड़ी बात यह है कि रजिस्ट्री को आपने जो पहले मैनुअल होती थी उसको अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर दिया है, तो जो इलेक्ट्रो है उसको लेकर के क्या काम किए हैं? प्रदीप भाई, लगभग हम लोगों ने 19 प्रकार के बदलाव किए। जी। एक बहुत बड़ा बदलाव माननीय योगी जी के निर्देश में हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का अपेक्षा हुआ। ये देखा गया कि घर घर के अंदर जो मुखिया है वो चाहता है कि हम अपने परिवार के सेटलमेंट कर लें, यानी प्रॉपर्टी के मालिक अगर आप हैं, आप घर में 2 बच्चे हैं, तो बच्चे कल में विवाद न होने पावे, तो आप चाहते हैं कि मैं आज ही इनको बांट दूं। जी। तो आप आज ही अगर बच्चों को बांटना चाहते हैं तो आप खरीद बिक्री के तरह स्टाम्प पे करना पड़ेगा। एक पिता अपने बेटे को चाहता है कि मैं प्रॉपर्टी इसको आज लिख दूं, तो उस पर स्टाम्प लगता है खरीद बिक्री का। एग्जाम्पल के तौर पर अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू सर्किल रेट अगर 1 करोड़ रुपया है, तो आप शहर में तो 7 लाख रुपया आप स्टाम्प देंगे। पिता आ रहा है, ना कोई कस्टमर आ रहा है, ना कोई पैसा लेन देन हो रहा है, फिर भी था। आपको लगता है कि आप शहर में हो गए, गांव में हमारे पास खेत खलियान है, अब हम गाँव जाएंगे नहीं, मैं अपने भाई के बांट दूँ। तो हमने महाराज इसकी विषय रखा, मुख्यमंत्री ने बताया कि यह जो है प्रैक्टिस वह समाज के हित में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल निर्देश दिया, इस पर फाइल लाइए कैबिनेट के लिए। अब यूपी के अंदर लागू कर दिया है कि अगर एक पिता अपने बेटा को, अपने बेटी को, अपने बहू को, अपने दामाद को, अपने नाती को, पोता को कोई भी प्रॉपर्टी देना चाहता है दान स्वरूप, तो उस पर रजिस्ट्री हो जाएगा। सर्किल रेट का 7% के बजाय केवल अमाउंट कर दिया, एक नामिनल कर दिया, 5,000 रुपये कर दिया। अब तक इससे करीब 11 लाख लोगों ने उठाए, 11 लाख लोग डॉक्यूमेंट हो चुका है। प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में क्यों ना हो, केवल 5,000 रुपये में स्टाम्प देना पड़ेगा। फर्जी तरीके से लोग कूट रचित करके फर्जी तरीके से लोग रजिस्ट्री करा लेते हैं। प्रदीप जी, हमने मकान मेरा है, हाँ, लेकिन अक्सर शिकायत मिलती थी कि विक्रेता का फर्जी फोटो, फर्जी आधार कार्ड लगा करके उसकी बिक्री होती थी। जी। एक साइंस सिटी घटना आया सामने कि साइंस सिटी का डायरेक्टर जेल में बंद है और उसकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री विभाग में आके रजिस्ट्री कर दिया गया। जांच कराया गया तो आधार कार्ड सही मिला, लेकिन व्यक्ति नहीं था। आधार कार्ड सही मिला, व्यक्ति नहीं था। तो अब हम लोग 1 तारीख से करने जा रहे हैं कि अब आधार कार्ड को भी क्रॉस चेक करेंगे। माना कि प्रदीप जी का आया और आपका प्रॉपर्टी का बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आपके आधार कार्ड को हम क्रॉस चेक करेंगे, ऊपर जाकर सॉफ्टवेयर पर देखेंगे कि प्रदीप आप है कि नहीं है, आपका अंगूठा लगाएंगे और लगाने के बाद आपके जो आधार कार्ड में पूरी चीज़ें आती हैं, डिटेल आती है, आपका पिताजी का नाम, पत्नी का नाम, उस सब कुछ, बच्चों का नाम, वो सब कुछ आ जाएगा स्क्रीन पर। लेकिन अभी भी जो देखा ये जा रहा है कि तमाम केसेस अभी पुराने पड़े हुए हैं, तो उन
पुराने केसेस को आप कैसे देखेंगे, कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि हमारे पास तमाम केसेस अभी हमने आ कहा रहे हैं। अभी एक केस कुछ महीना पहले हुआ था, लखनऊ के अंदर में हुआ भी, था। जी, जी। उसी में एक पूर्व के मंत्री हैं बसपा सरकार में, जी। उनके बेटे ने एक प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करा लिया और रजिस्ट्री जो मालिक था वो जेल में है, जी। वो जेल में है। उसके बावजूद उसकी फर्जी आधार कार्ड लगा कर रजिस्ट्री कर दी गया। ऐसे लोगों को रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है कि ताकि हमारा रजिस्ट्रार ये कंफर्म करेगा कि ये व्यक्ति वही है कि नहीं है, तब रजिस्ट्री करेगा। उसके बाद हम लेके आने वाले हैं जी। कि अब प्रॉपर्टी का भी हम राजस्व का अभिलेख देखने के बाद तब रजिस्ट्री करेंगे। अब अभी तक क्या होता है कि रजिस्ट्री विभाग में जो खरीदार है वो तय करते हैं कि मालिक सही है कि नहीं मालिक सके, वो तय करते हैं कि मालिक सही था, उसको पेमेंट दे के आता है। हमारे पास आता है कि इनका ये मालिक है, मैं इनसे खरीद रहा हूँ, आप मेरा रजिस्ट्री कर दीजिए। अब हो रहा है कि नहीं, हम लोग लेके आ रहे हैं, जल्दी कानून बना रहे हैं कि हम उसका सत्यापन करेंगे, जो व्यक्ति आ रहा है क्या वह मालिक है। महिलाओं को काफी तवज्जो दिया है आपने अपने विभाग में। महिला सशक्तिकरण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत थे। यूपी के अंदर महिलाओं के नाम पर जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रियाँ होती थी तो उसकी सीमा थी केवल 10 लाख रुपए तक की, यानी 10 लाख तक की अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो छूट था 1% का। लेकिन 10 लाख में कोई प्रॉपर्टी मिलता नहीं है। अब कोई भी फ्लैट कीमत देखेंगे ना 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख होता है। तो ये देखा गया है कि 10 लाख की छूट से कोई मतलब नहीं रह गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अब यह हो गया है कि महिलाओं को अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर भी छूट दिया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप आप कोई फ्लैट खरीदने वाले हैं, उसकी कीमत अगर 1 करोड़ रुपये है या 90 लाख है या 80 लाख रुपए है, तो उस पर अगर शहर के अंदर है तो 1 करोड़ पर आपको स्टाम्प पे करना है 7 लाख रुपए, शहर के अंदर है तो। गांव के अंदर है तो 5 लाख पे करना है। लेकिन अगर आप इसको इसी प्रॉपर्टी को अपने घर के में पत्नी के नाम पर, बहन के नाम पर, माँ के नाम पर, बेटी के नाम पर, बहू के नाम पर रजिस्टर कराते हैं तो वह स्टाम्प 7 लाख के बजाय में मिलेगा 6 लाख लगेगा। एक और बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है ये मकान मालिक और किराएदार को लेकर के। किराएदार आ जाता है, खाली नहीं करता है मकान मालिक ने 5 साल के लिए या 10 साल के लिए दिया तो पहले ही उसको भगाने की कोशिश करता है। ये बहुत ये सच है कि आज भी यूपी के अंदर मकान देने में लोग खौफ खाते हैं जी कि ना बाबा ना, ये तो किराएदार हमारा कब्जा कर लेगा, कोर्ट से जाके स्टे ले आएगा, हम परेशान करेगा। तो बड़े से बड़े कोठी खाली पड़े हैं। लोग चाहते हैं कि कोई हमको कंपनी देने के लिए कुछ परिवार आ जाए, किराए पर रहे, लेकिन दूसरी तरफ डर भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में मकान मालिक और दुकानदार को दोनों के हित के लिए 2023 में कुछ बदलाव किया गया, बदलाव कर दिया गया कानून में। और वह कि दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट अगर है रजिस्टर्ड तो उसी को फाइनल माना जाएगा, कोर्ट के लिए भी और पुलिस के लिए भी। कि आपने अपने विभाग में भ्रष्टाचार पर भी बहुत अंकुश लगाया और ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि आपने खुलेआम बता दिया मुख्यमंत्री को कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार। देखिए क्या हुआ जी कि समय बहुत होल थी जी। जब माननीय मुख्यमंत्री बने योगी जी तो इस विभाग की रेवेन्यू थी मात्र 13,000 करोड़ रुपए। जी आज चला हो गया है 35,000 करोड़। माननीय मुख्यमंत्री जी के लॉ एंड ऑर्डर पर बाहर के लोग भी आके यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ रहने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आशियाना यहीं बसा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि पूर्व के सरकार के लोग होल करके वह सरकार के रेवेन्यू बढ़ाने के बजाय वो रेवेन्यू बढ़ाते अपना बढ़ा रहे थे। ऐसे होल को पैच करने का प्रयास किया जा रहा है। आज जी आपके सुनते नहीं थे, आप ट्रांसफर कर दिया बिना आपके सहमति के, बिना आपके पूछे, और कह रहे हैं कि आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, हमारा अधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ साफ कहना है जी ट्रांसफर और करप्शन ये इन दोनों पर कंट्रोल करते हैं महाराज जी। हम अगर जब ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई पैसा दे के आएगा तो उससे ईमानदारी की उम्मीद नहीं करना चाहिए। हमारा नियम है कि अगर ट्रांसफ़र होना है तो इतना जगह खाली है और जिसको खाली होकर ट्रांसफ़र जाना है उनसे मांगते हैं ऑप्शन कि आप यह जगह रिक्त है, कहाँ जाना चाहते हो। माना थोड़ा देर कि सबकी डिमांड अगर लखनऊ की ही है तो आपकी मजबूरी क्या है। जी तो ये हम लोगों ने इसको बड़ा कर रखा है फेयर। लेकिन कुछ घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में तत्कालीन अधिकारी ने वो सारे नियम को टूट गया था, तार तार हो गया था। जी वो माननीय मुख्यमंत्री ने उसको जांच करा कर कार्रवाई की।
क्या कोई उस अधिकारी पर कोई कार्रवाई की आप लोगों ने? भैया उनको अभी तक जांच होने के बाद उनको 3 महीना सन रखा गया था, जी। उस पाया गया था। एक और बड़ी बात यह है कि आपने मैनुअल स्टैंप हटा करके ई स्टैंपिंग कर दिया। फिजिकल स्टाम्प में आप देखते होंगे कि तेल की घोटाला किया, न जाने कितने घोटाला किए गए। अब माना कि कोई प्रॉपर्टी बड़ी लिखा रही है 10 करोड़ की, तो उसमें स्टाम्प लगता है 70 लाख रुपए की। अब 70 लाख रुपए की स्टाम्प आप पूरी इतनी मोटी फाइल बन जाती है आपकी, इतनी बड़ी फाइल बनती है। दूसरा क्या होता है कि स्टाम्प वाले बेचने वाले लोग भी दाएं बाएं करते थे, तो इसको करप्शन कम करने के लिए हम लोगों ने ले आए इस स्टाम्प लिया पूरा। अब इस स्टाम्प को कर दिया 5,000 के ऊपर का सारे हटा दिए स्टाम्प। अब हम लोग 5,000 से घटा करके ले आने ला रहे हैं केवल 1,000 तक का। 1,000 रुपये तक के रहेगा फिजिकल स्टाम्प, पूरा हो जाएगा ई स्टाम्प। हम फिजिकल स्टाम्प के छपाई जो खर्चे आते थे वो कई सौ करोड़ में थे, सरकार का पैसा वो बच गया। फिजिकल स्टाम्प में वेंडर को भी कमीशन मिलता था अधिक। वेंडर बेचारा लेके जाएगा कोषागार में, फिर बैंक में, फिर इकट्ठा करके ले आएगा। अब इस स्टाम्प में काम से कम हो गया है, तो जो कमीशन था हम लोग देते 1%, वो कर दिए 50% कर दिए। तो 50% कर देने से सरकार के रेवेन्यू बची, छपाई का भी बच गया, जनता को राहत मिल गया और हमारी इनकम भी खर्च हुआ। नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें, लेकिन इसका एक नुकसान भी हुआ, वो शायद आप तक खबर नहीं पहुंच पा रही है। अब ई स्टैंप जो 100 रुपये का स्टैंप है ना, वो हमको 120 में खरीदना पड़ रहा है, या 100 रुपये का स्टैंप 200 रुपये में भी बेच रहा है। प्रदीप क्या हुआ जी कि इनके ई स्टाम्प वाले में भी कमीशन रहता है जी, लेकिन कहीं कहीं शिकायत मिलती है कि वेंडर ने अधिक ले लिया है। तो हम लोगों ने एडीएम फाइनेंस को दे रखा है कि आप तत्काल कार्रवाई करो। हमारा एआईजी को अधिकार दे दिया है कि आप कार्रवाई करो और उनके लाइसेंस को निरस्त कर दो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भारी संख्या में लोगों से अपील किया कि आओ स्टाम्प वेंडर का व्यापार करो। पहले क्या था कि स्टाम्प वेंडर बनने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रक्रिया था। अब किया कि नहीं, सादे पन्ने पर भी अगर आप लिखिए कि मैं प्रदीप कुमार स्टाम्प का वेंडर में चाहता हूँ, तो सादे पन्ने पर लिख के देंगे, एक बना देंगे एफिडेविट कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, आधार कार्ड, 48 घंटा में आपको मिल जाएगा लाइसेंस स्टाम्प बेचने के लिए। भारी संख्या जब लोग आएंगे तो वेंडरों को जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं ऊपर कंट्रोल देगा। नहीं, लेकिन अभी भी ये बहुत खुले रूप अभी हमने क्या किया, सभी रजिस्ट्री दफ्तर में स्टॉक होल्डिंग को दे रखा है कि आप आउटलेट काउंटर खोलिए। आउटलेट काउंटर पर जाते हैं तो उनको दाम बदाम मिलता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तो दूर दराज के अधिकांश वेंडर हैं ये अपराध, लखनऊ में भी अगर ये अपराध कर रहे हैं तो लगातार हमारे यहाँ से एआईजी के द्वारा जाँच करना, कार्रवाई करना काम चल रहा है। और हमने उसी के विकल्प में ले दिया कि सेल्फ प्रिंटिंग, यानी कि आप चाहे तो 100 रुपये के स्टाम्प जिसने आप मोबाइल से पेमेंट कर दिए, पेमेंट करके आप खुद ही इसका प्रिंट निकाल लीजिए। वाह, ये तो बहुत शानदार योजना है। ये कैसे कर सकता है? जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल से कोई सामान खरीदते हैं और मोबाइल से उसका पेमेंट करते हैं, उसी प्रकार से आप जाते हैं स्टॉक यूपी के स्टाम्प साइट पे जाते हैं, तो जितने के स्टाम्प खरीदना है 100 रुपये तक का, 10 रुपये, 20 के, 50 के, 100 के, तो आप उतना पेमेंट ट्रांसफर कराइए और आपको मिल जाएगा तुरंत, उसका प्रिंट निकाल लीजिए आप। अच्छा, कोई व्यक्ति, तमाम सारे हमारे हम लोग तो चूँकि मीडिया में है, तो आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं जो अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं। अभी भी बहुत समस्याएं, तो आप तक लोगों की पहुंच कैसे हो, कैसे लोगों की समस्याएं आप तक पहुंच सके, इसके लिए क्या कोई उपाय करें क्या? नहीं, देखिए, एक व्यक्तिगत हमारे कार्यालय पर उनका कोई आता है, पत्र आता है, लिखित आता है, तो जितने लिखित पत्र आते हैं उस सब लिखित पत्र पर हमने कंप्लेन के आधार पर मेरे यहाँ कमेटी बना रखा हूँ, उस कमेटी जांच मंगाता हूँ, जांच की कार्रवाई करता रहूँ। पॉइंट नंबर 1, कोई व्यक्तिगत अगर चाहता है तो हमारे यहाँ मेल भेजता है, या कोई चाहता है कि हम मिलना है तो हम लोग सोमवार मंगलवार को लखनऊ में बैठ करके लोगों से मिलते हैं। वही 11 से 1 के बीच में आ सकते हैं, हमारे ऑफिस में सकते हैं। बनारस में रहते हैं 3 दिन के लिए, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार को बनारस मिलते हैं। वहाँ मेरा अपना कार्यालय है, उस कार्यालय शाम को हम बैठते हैं, खुले में बैठते हैं, ना कोई प्रोटोकॉल ना कुछ रहता है। वहाँ पर हम जब बैठते हैं तो 100, 200, 500 लोग आते हैं पर डे। चलिए, समय समाप्त हो चुका है और हम चलते चलते आपसे जानना ही चाहेंगे कि आप हमारे चैनल आज की खबर के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप सबको शुभकामनाएं, बधाई है। जन जन तक सरकार की योजना को पहुंचाने में आप भूमिका निभा रहे हैं। अगर मैं यूं कहूं कि आपका मीडिया सेंटर
स्पष्ट वाला आईना है, जैसे है वैसे ही दिखता है। कुछ आईना ऐसे हो जाते हैं, चेहरा कुछ और है वो बना कर दिखाता है, तो आपका मीडिया घराना जैसा है वही दिखता है। बहुत शुक्रिया आपसे बात धन्यवाद। करने के लिए सर। तो ये है रविंद्र जायसवाल जी, मंत्री जी हैं, और बता रहे हैं कि उनके इधर पूरा खुला हुआ है। 2 दिन वो लखनऊ में भी बैठते हैं और 3 दिन बनारस में बैठते हैं। तो अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो जाकर के अपनी कंप्लेंट वहाँ पर कर सकता है, और उसके अलावा भी तमाम उन्होंने इंतजाम किए हैं कि जिससे कि वो समस्या का समाधान करा सके। आप हमें दीजिए इजाज़त हमारी टीम के साथ, और हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।